नमस्कार विद्यार्थियों, आओ पढ़े चैनल में हिंदी मेंटर मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार शर्मा आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं पाठ 13 क्षितिज पाठ्य पुस्तक में जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखा गया जो संस्मरण है उसको लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। जी हाँ, जिन बच्चों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या सुन रखा है तो उनको अच्छे से याद आ गया होगा कि यह फादर कामिल बुल्के के बारे में एक लिखा गया संस्मरण है जिसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है अपने जो निजी अनुभव है वो साझा कर रहे हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। बस्ती से ही इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन करने के बाद एमए की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की। इन्होंने कहानी संग्रह, उपन्यास, कविता संग्रह, नाटक, बाल साहित्य और लेख संग्रह, चरखे और चरखे इत्यादि अनेक रचनाएं इन्होंने की। यह प्रस्तुत पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखित एक उच्च कोटि का संस्मरण है जिसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यावहारिक विशेषताओं का वर्णन है। बेल्जियम में के रेम्स चैपल नगर में जन्मे फादर बुल्के ऐसी एक जगह से उनका जन्म हुआ है जिनको गिरजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कहा जाता है, जो बेल्जियम का रेम्स चैपल नगर है उसको। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु पर्यंत मतलब आजीवन तक इन्होंने भारत को अपना कर्म क्षेत्र चुना। फादर सन्यासी थे परंतु परंपरागत रूप से नहीं थे, मतलब व्यवहारिक तरीके से जो सन्यासियों में जो गुण होते हैं वो फादर बुल्के में थे। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में निश्चित रूप से मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए थे और हिंदी भाषा को राष्ट्र भाषा का दर्जा दिलाने के अंदर इन्होंने अथक प्रयास किया था। फादर बुल्के के जो निधन पर जो लेखक का आक्रोश है उन्होंने अपने दुख को इन शब्दों से वर्णित किया है। लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करते हैं कि जिनके रगों में मिठास और अमृत के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए ईश्वर ने जहरबाद का मतलब होता है कैंसर से फादर बुल्के की मृत्यु हुई। तो लेखक यह जान करके इतने दुखी हुए कि जिस व्यक्ति ने परोपकार और दूसरों की सेवा को अपना जीवन का लक्ष्य बनाया उसके लिए इतनी दर्द भरी मौत क्यों। लेखक आज भी फादर की स्नेहमयी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है। अब आगे के शीर्षक में फादर बुल्के की आत्मीयता और लेखक इन दोनों के बीच के अंदर लेखक इन प्रसंगों को याद करके फादर बुल्के के बारे में संस्मरण लिखता है। वो प्रसंग इस प्रकार है। लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना एक शांत संगीत सुनने जैसा है। जिस तरह से शांत संगीत मन को अच्छा लगता है उसी प्रकार फादर बुल्के के प्रसंग लेखक याद कर करके उनके मन को भी अच्छा लगता है। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म को संकल्प से भरने के जैसा था। लेखक स्मृतियों में डूब जाता है। वे पारिवारिक रिश्तों में बंधे थे। वे हमारी हंसी मजाक में शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस भी करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव भी देते थे, हमारे घरों के लिए किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई की तरह खड़े रहते थे और पुरोहितों की तरह आशीर्वाद भी देते थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा, अपितु सदैव ममता और प्यार से लबालब छलकता हुआ महसूस किया।
उन्हें देखकर लेखक के मन में यह जिज्ञासा सदैव बनी रही कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका भरा पूरा घर था, भरा पूरा एक परिवार था। अब फादर कामिल बुल्के के परिवार से संबंधित मैं प्रसंग है उसके बारे में विचार करूंगा, क्योंकि कितने भाई कितनी बहन, इनके एक भाई पादरी थे, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि फादर कामिल बुल्के को अपने परिवार में किसकी सबसे ज्यादा याद आती थी। इनके बड़े भाई हैं वो क्या करते थे, इनके एक बहन है वो क्या करती थी। इस प्रकार के पारिवारिक संबंधों बेल्जियम के रेम्स चैपल से वो भारत आए और अपने 73 वर्ष के पूरे संपूर्ण जीवन के अंदर 47 वर्ष भारत में रहे। तो वहां से जो परिवार छोड़ के आए, इनकी माता ने इनको कहा था कि लड़का गया हाथ से। तो ये भी प्रश्न में पूछा जाता है कि फादर बुल्के के बारे में बचपन में इनकी माता ने क्या कहा था। तो इसलिए कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में विचार भी किया जाएगा और आपको बताया भी जाएगा। तो आप इस वीडियो के साथ में लगातार बने रहें। अब फादर बुल्के के परिवार के बारे में लेखक प्राय अपनी बातों में उनसे पूछते थे कि उनको अपने देश की याद आती है, तो अक्सर यही वो कहते थे कि मेरा देश तो भारत है। हाँ, जन्मभूमि रेम्स चैपल की याद आती है, माँ की बहुत याद आती है। वे अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते थे और माँ के द्वारा भेजी गई जो चिट्ठियां हैं वो आज भी उनके पास में वो सहज करके रखते थे और डॉक्टर रघुवंश को भी दिखाया करते थे। उनके पिता और भाइयों के प्रति उनका लगाव ज्यादा नहीं था। पिता व्यवसायी थे और एक भाई पादरी था और एक भाई काम करता था और उनकी एक बहन भी थी जो कि स्वभाव में सख्त और जिद्दी थी। फादर को कभी उसकी किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार अपने परिवार में माता से मिलने के लिए वो बेल्जियम जरूर गए। आप सब छोड़ करके क्यों चले आए, यह प्रश्न अगर लेखक ने उनसे पूछा या कोई जान पहचान वाला उनसे पूछता था तो वो बड़ी सरलता से उत्तर देते थे कि ईश्वर की यही इच्छा थी, प्रभु की यही इच्छा थी। वे बताते थे कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था। ये प्रश्न ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा जाता है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में भी जिन्होंने सरसरी दृष्टि से ही केवल अध्याय को पढ़ा है उनको भी नहीं मालूम कि फादर कामिल बुल्के की माँ ने बचपन में क्या घोषणा की थी। बचपन में उनकी माँ ने ये घोषणा की थी कि लड़का हाथ से गया, ये एक टैगलाइन है। इसके अलावा बच्चे क्या करते हैं, वो सन्यासी बनेगा, बड़ा होकर के दूसरों की सेवा करेगा। ये सारे के सारे क्या हैं, जिन्होंने गहन अध्ययन नहीं किए वो सामान्य ज्ञान के आधार पर उत्तर देते हैं और परीक्षा के अंदर क्या होता है, पाठ के आधार पर उत्तर देने पर ही राइट माना जाता है। तो उनकी मां ने घोषणा की थी कि लड़का हाथ से गया और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ और शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की इच्छा का कारण पूछने पर उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। अनभिज्ञता प्रकट करने का मतलब सीधा उत्तर नहीं दिया। फादर बुल्के की भारत में प्रतिक्रिया। फादर बुल्के ने भारत में आकर जीसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास इस पर शोध किया। देखो आप, इन्होंने भगवान श्री राम की जो कथा है उसके उत्पत्ति और विकास को अपना मन इच्छित विषय बनाया, उस पर शोध किया और मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का उन्होंने नील पंछी के नाम से
अनुवाद भी किया, रूपांतरण भी किया। सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे और यहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का भी अनुवाद किया। वहीं बीमार पड़े और पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी में जीवन को अलविदा कह करके चले गए। संकल्प से सन्यासी फादर बुल्के। फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे और वो भी मन से सन्यासी थे। एक बार किसी से रिश्ता बना लेते थे तो जीवन भर किसी से रिश्ता तोड़ते नहीं थे। इस प्रकार से उनका व्यवहार है बड़ा मृदुल था। 10 साल बाद मिलने पर भी वही पुराने अपनत्व की गंध उनके स्वभाव में आती थी। कहने का मतलब क्या है, स्वार्थ उनको कहीं भी उनके व्यक्तित्व को छूता नहीं था। वे जब भी दिल्ली आते थे तो गर्मी, सर्दी, बरसात झेलकर और खोजकर जरूर लेखक के पास मिलने के लिए आते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही मिलने के लिए आए। अब हिंदी के प्रति उनकी विचार अगर आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया तो आप देखो कि भारत में कि कोई व्यक्ति जन्म लेकर के भी हिंदी के उत्थान और हिंदी के उद्भव के लिए शायद किसी ने इतना प्रयास नहीं किया हो जो कि बेल्जियम के रेम्स चैपल में रहने वाले फादर बुल्के ने किया है। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता करते थे, जिसके लिए हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे। केवल इसी बात पर उनको झुंझलाते देखा कि हिंदी वालों के द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा की जाती थी। ये बात उनको अंदर तक दुख देती थी। घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना फादर बुल्के का स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के स्वर सुनकर के लोग राहत की सांस लेते थे। लेखक को अपने पुत्र और पत्नी की मृत्यु पर फादर के शब्दों में जरती हुई ध्वनि शांति प्रदान करती थी। जब लेखक के पुत्र और पत्नी की मृत्यु हुई थी तो जो फादर बुल्के ने जो सांत्वना दी, जिसके कारण लेखक और फादर बुल्के की निकटता जीवन पर्यंत रही। फादर बुल्के की अंतिम जीवन यात्रा। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिलने का आजीवन दुख रहा, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में है और बीमार है। जब देखा तो उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। उतारने वालों में कुछ पादरी, रघुवंशी जी का बेटा और उनके परिजन, राजेश्वर सिंह इत्यादि उपस्थित थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े बड़े बड़े विद्वजन, क्योंकि ये खुद अच्छे रचनाकार थे, तो दूसरे जो विद्वजन, लेखक, कवि इत्यादि उपस्थित थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर रघुवंश शंकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से ही खामोश खड़े थे। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया था। ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि फादर कामिल बुल्के का किस प्रकार से अंतिम संस्कार किया गया, किस विधि से किया गया, तो मसीही विधि से किया गया। हिंदी में भी मसीही विधि से प्रार्थना की और सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं और इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। लेखक की सोच, लास्ट की 2 पंक्तियां आप देखना। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि सब सन्यासी ने ही ऐसा सोचा होगा या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। लेखक उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच से वह चला गया जो हमसे सबसे अधिक छायादार,
फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर, सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। क्योंकि एक प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण बनता है कि फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर लोगों को गिनना एक शाही को व्यर्थ करने के समान क्यों है? शाही को व्यर्थ करने के समान इसलिए है कि उस समय असंख्य लोग वहां पर उपस्थित थे और उनको अगर गिने तो एक ये व्यर्थ का परिश्रम होगा। बहुत ज्यादा लोगों का जुड़ाव उनके प्रति था। तो यह फादर कामिल बुल्के का चैप्टर कंप्लीट हुआ है और आप इसके प्रश्नोत्तर नीचे जो लिंक दिए हुए हैं उस पर क्लिक करके प्राप्त करें। और सदैव से आप लोगों ने अच्छा साथ निभाया है और आप अपने शुभकामना और सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी कुछ न कुछ हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हर बार, चाहे वीडियो 5 मिनट का ही क्यों न बने, हमें ऐसा लगेगा कि यह बात विद्यार्थियों तक पहुंचनी चाहिए तो निश्चित रूप से हम आपके पास में पहुंचाएं। आप अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।